हेलो डियर लर्नर्स, हाई स्कूल परीक्षा 2024 यानी कि प्रीवियस ईयर में पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 2024 हाई स्कूल परीक्षा का मॉडल नंबर 822 IA 822 IA के हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। यानी कि इस मॉडल में या इस पिछले वाले पेपर में पार्ट 1 चैप्टर 1 में जो भी क्वेश्चन आए थे उन सभी को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से हम सारे मॉडल पेपर्स में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा था, संख्याओं 182, 182 और 78 का मैसे पूछा था। क्या पूछा था? HCF मैसे पूछा था 182 और 78 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 182 के और 78 के क्या करने होंगे, गुणनखंड करने होंगे। इसके फैक्टर्स कर देंगे, क्या क्या आएंगे, 2 से काटिएगा, 2 नम 18 और 2 एकम 2। अब देखो 91 आया है तो अब क्या 91 क्या होता है, 13 सत्ते 91 होता है। 13 सत्ते कितने होते हैं, 91। तो 7 से काट लो इसको, 13 बार कट जाएगा और 182 के गुणनखंड आ जाएंगे 2, 7 और 13। ठीक है, इन गुणनखंड को आप इधर लिख लीजिएगा कि 182 के गुणनखंड क्या हो गए, 182 बराबर 2 गुणा 7 गुणा 13। ठीक है, अब हम दूसरी वाली संख्या देखेंगे, क्या है 78। 78 के हम गुणनखंड करेंगे 78 के। तो 78 के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 से करते हैं इसको डिवाइड, 2 तिया 6, 1 बचेगा 18, 2 नम 18। अब 13 तिया 39 होता तो 3 से 13 बार ये कट जाएगा। इसके गुणनखंड क्या क्या आ गए, देखो 2, 3 और 13। इसके 3 गुणनखंड आ गए, 2, 3 और 13। तो लिख लेंगे 78 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इनमें देखेंगे गुणनखंड कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोनों में, एक तो 2 उभयनिष्ठ है और देखो दूसरा क्या है, 13 उभयनिष्ठ है। तो जो दोनों गुणनखंड उभयनिष्ठ होते हैं इन्हीं को लिख लेते हैं 2 गुणा 13। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा कीजिएगा, 2 गुणा 13, 13 दूनी कितना होता है 26। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, जो आपका HCF आया है, मैथ से आया है, वो कितना आया है 26। ऑप्शन नंबर बी। तो इन दोनों का मैथ से कितना आया था 26। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आया था, इसी चैप्टर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लेसे का क्वेश्चन था। देखो दो संख्याएं दे रखी हैं, दो संख्याओं 92 और 510, यानी कि 92 दे रखी थी और 510 दे रखी थी। इन दोनों का क्या पूछा था, लेसे पूछा था। ठीक है, तो सबसे पहले वही करेंगे हम, 92 के फैक्टर्स कर लेंगे और 510 के फैक्टर्स करेंगे। तो 92 के गुणनखंड कर लेते हैं पहले। देखो जरा 2 से कट जाएगा, लास्ट में 2 है तो 2 चौक 8, 1 बचेगा 12 हो जाएगा इधर, 2 छक्का 12। फिर 2 से करेंगे, 2 से कटेगा ये 23 बार। अब देखो 23 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, इसके गुणनखंड 23 ही रहेगा। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2, 2 और 23। तो लिख लेंगे हम इसके गुणनखंड को कि 92 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब कर लेते हैं किसके, 510 के गुणनखंड। तो 510 के गुणनखंड करते हैं, 510 लिखेंगे और इसके करेंगे गुणनखंड। अब जरा 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 1 बचेगा इधर 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर से 1 बचेगा इधर हो जाएगा 10, 2 पंजे 10, 255, 5 4 5 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब देखो लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा और 17 पंजे होता है 85, यानी कि 17 बार कटेगा। 17 है अभाज्य संख्या, 17 खुद से ही कटेगा 17 से। इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2, 3, 5 और 17। इसके भी गुणनखंड आप लिख लीजिएगा यहाँ पर क्या कि 510 के गुणनखंड आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। क्लियर। अब हम निकालेंगे इनका लेसे। लेसे निकालने के लिए हमें देखना होगा कि इन दोनों में क्या कोई कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं आ रहा है। जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको हम सिंगल टाइम एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देख रहे हो, 2 इन दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, इसलिए सबसे पहले इस 2 को लिख लिया हमने। अब उसके बाद जितने भी फैक्टर्स बचते हैं उन सभी को इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 तो हमने ये उभयनिष्ठ वाला लिख लिया। इसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, ये वाला 2 लिखेंगे, ये 2 लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे इधर से 3 और उसके बाद क्या लिखेंगे हम इधर से 5 लिखेंगे। 5 के बाद लिखेंगे हम 17 और 17 के बाद लिखेंगे हम 23। तो ये हमने गुणनखंड लिख लिए। अब इनका गुणा कर लेंगे। देखो डायरेक्ट देखो इतनी बड़ी गुणा मत करना, जहां तक पॉसिबल हो आप टुकड़ों में इसको गुणा कीजिएगा। जैसे हमने किया है 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60 लिख लिया, गुणा करके 60 आया और क्या बचा 17 गुणा में 17 लिख लिया। फिर क्या बचा 23 गुणा में 23 लिख लिया। ठीक है,
अब देखो 17 छक्का होता है 102 और 17 का 60 से गुणा करो तो एक जीरो लग जाएगा, 1020 हो जाएगा ये। और उसके बाद गुणा करनी है इसकी किससे, 23 से। अब देखो 23 से गुणा कर सकते हैं आसानी से, यहाँ लास्ट में जीरो है तो जीरो का जीरो आ जाएगा। अब 23 दूनी होता है 46 और उससे पहले जीरो दे रखा है, तो जो हासिल लगेंगे 4 वो भी इसी में आ जाएंगे, यानी कि 46 का 46 आ जाएगा और 23 से कम क्या आ जाएगा 23। तो इसका जो लैसा आया वो आया है 23460, 23,460। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23,460। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया था इसी चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि वर्गमूल 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो √3 यानी कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या। देखो हर साल ऐसा क्वेश्चन जरूर रिपीट होता है, जैसे मान लो √3 आ गया है, √2 आ सकता है और 2√3 इस तरीके से, और 3√2 कुछ ऐसे आ सकता है, या फिर इनके साथ कोई नंबर कोई इसमें जैसे कि 5 + √3 कुछ ऐसे आ सकता है, 7 - √2, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि ये सब अपरिमेय संख्या होंगे, इनको सिद्ध करना होता है। तो देखो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिएगा, मान लीजिएगा, क्योंकि सिद्ध करवाना है अपरिमेय, तो इसको हम √3 को एक क्या मान लेते हैं, वर्गमूल 3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। अब आपने परिमेय संख्या पढ़ी थी जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो परिमेय संख्या में क्या होता है, ऐसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख पाएं, p अंश में लिखा जाएगा और q को हम हर में लिखें, तो p/q के रूप में लिख पाएं, जहां पर p और q दोनों कैसे होने चाहिए, सह अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए। जहां पर p और q क्या हो, सह अभाज्य पूर्णांक हो, और q की वैल्यू, q का मान 0 के बराबर ना हो। ठीक है, ओके, तो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया इसको, √3 यानी वर्गमूल 3 बराबर p/q। अब क्या करो, तिरछी गुणा कर लो। देखो तिरछी गुणा करोगे तो यहाँ पर मान लेते हैं 1 होगा इस तरीके से, तो p की गुणा होगी 1 से तो p आएगा, और q की गुणा होगी √3 से, वर्गमूल 3 से, तो वर्गमूल 3 का q से गुणा हो जाएगा। ओके, अब तिरछी गुणा करने के बाद दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, हम वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो p का वर्ग आ जाएगा p², और √3q का वर्ग आ जाएगा √3q होल स्क्वायर। फिर से देखिएगा p का वर्ग p² ही रहेगा, लेकिन √3 का जब वर्ग करोगे तो आप क्या आ जाएगा, वर्गमूल हट करके 3 बचेगा। ठीक है, और q का वर्ग क्या रहेगा, q² रहेगा, क्योंकि घात 2। अब देखो जरा यहाँ क्या है कि p² यानी कि p की घात 2 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3 × q × q। ठीक है, 3 × q × q आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 p² का एक गुणनखंड आ जाएगा। 3 क्या होगा, p² का गुणनखंड होगा, क्योंकि p² के गुणनखंड में क्या आ रहा था, यहाँ आ रहा था 3 × q × q। तो आप देखो गुणनखंडों में 3 भी क्या है, p² का एक गुणनखंड है। और प्रमेय 1.3 क्या कहती है, प्रमेय 1.3 1.3 से अगर 3 p² का गुणनखंड है तो 3 जो होगा वो p का भी एक गुणनखंड होगा। तो 3 क्या होगा, p का भी एक गुणनखंड है। अब हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आया आपको भाई, p/q के रूप में मान लो इसको, तिरछे गुणा करो, दोनों पक्षों का वर्ग करो, वर्ग करके पहली समीकरण आपकी आ जाएगी p² बराबर 3 × q², p की घात 2 बराबर 3 × q की घात 2। अब प्रमेय 1.3 से हमने क्या कर लिया कि अगर 3 p² का एक गुणनखंड है तो 3 किसका, p का भी एक गुणनखंड होगा। अब आते हैं कि हमें जो p² की वैल्यू, यानी कि समीकरण जो फर्स्ट आई थी वहां के लिए हमें p की वैल्यू को 3r मानना पड़े। p की वैल्यू क्या, 3r को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो देखिएगा समीकरण फर्स्ट की वैल्यू, p की वैल्यू, p की जगह हमने 3r का रख लिया और होल स्क्वायर कर दिया, बराबर 3q² बिल्कुल सेम ही रहेगा राइट साइड। 3r का होल स्क्वायर करेंगे हम तो 3 का तो हो जाएगा वर्ग 9, और r की घात 2 रहेगी ऐसे ही, बराबर 3 × q की घात 2। अब देखो q की घात 2 को हम इधर ला रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो 3 जो इधर गुणा में दे रखा है वो इधर कहाँ जाएगा भाई, भाग में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, तो बटे में 3 आ गया इधर। अब क्या करेंगे हम, इस 3 से इस 9 को काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो दूसरी जो समीकरण आएगी वो आ जाएगी q की घात 2 बराबर 3 × r², r की घात 2, q की घात 2 बराबर 3 × r की घात 2। फिर से देखो क्या समीकरण आई है, q की घात 2 बराबर 3 × r की घात 2 का मतलब हो गया r × r। ठीक है, तो 2 बार r आया है। अब देखो क्या q² का एक गुणनखंड आपको 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या होगा, q² का एक गुणनखंड, q की घात 2 का गुणनखंड 3 है, तो ये लिखा है यहाँ पर 3q² का एक गुणनखंड है। फिर से आप प्रमेय लगाइएगा 1.3, 3 अगर q² का गुणनखंड है तो 3q का भी गुणनखंड होगा। सही है, 3 किसका है, q का भी गुणनखंड है।
अब बताओ समीकरण फर्स्ट का रिजल्ट कह रहा है कि 3p² का गुणनखंड है, समीकरण सेकंड कह रहा है कि 3q² का गुणनखंड है, लेकिन हमने p तथा q को क्या माना था, सह अभाज्य पूर्णांक, मतलब ऐसे पूर्णांक जिनमें एक से अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर, कैसे, क्योंकि अगर हमने इन दोनों को सह अभाज्य गुणनखंड माना था और हम खुद कह रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से 3p तथा q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आया। भाई फर्स्ट समीकरण भी कह रही है कि 3p का गुणनखंड है, सेकंड समीकरण कह रही है कि 3q का गुणनखंड है, तो 3 इन दोनों का गुणनखंड हो गया। लेकिन p तथा q दोनों अगर सह अभाज्य पूर्णांक होते तो इनमें कोई एक से अतिरिक्त गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। एक एक्स्ट्रा गुणनखंड क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। इस कारण से ये क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य पूर्णांक नहीं हो सकते। समझ आया, क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है, 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है, जबकि उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए था 1 1। यह विरोधाभास जो हुआ है वो हमारी गलत परिकल्पना के कारण हुआ था। गलत परिकल्पना क्या थी, हमने √3 को वर्गमूल 3 को p/q के रूप में लिख लिया था कि इसको परिमेय मान लिया था। तो ये परिकल्पना क्या हो गई, हमारी गलत सिद्ध हो गई। अगर ये परिकल्पना हमारी गलत सिद्ध हो गई तो हम क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं इसलिए √3 या वर्गमूल 3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या है। क्लियर। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट जो मॉडल मतलब जो क्वेश्चन पेपर आया था उसी में चैप्टर 1 के क्वेश्चंस करेंगे सारे। थैंक यू।